हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे भारतीय संविधान के चौथे पार्ट में है, चौथे भाग में है। इसके पहले फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है, तो उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और हमने टॉपिक का नाम दिया है कि हाउ फार द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया implemented डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। माने भारत सरकार ने आजादी के बाद से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहां तक अनुपालन किया है, इंप्लीमेंट किया है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको इंप्लीमेंट के बारे में बताऊं कि भारत सरकार ने नीति निर्देशक सिद्धांत को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, उसके पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, नीति निर्देशक सिद्धांत किसको कहते हैं, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में रखने का मतलब क्या है। क्योंकि अमेरिका के संविधान में तो है नहीं, बहुत सारे देश के संविधान में नहीं है। तो आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत को भाग 4 में क्यों रखा? तो इसका उत्तर यह है कि हमारे देश के संविधान निर्माता न केवल राजनीतिक प्रजातंत्र चाहते थे, बल्कि वह सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना भी करना चाहते थे। उनका यह मानना था कि केवल राजनीतिक प्रजातंत्र से राजनीतिक प्रजातंत्र से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो तो मूलभूत तत्व है ही, क्योंकि बिना राजनीतिक प्रजातंत्र के हम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य का जो उद्देश्य है वो एक समता मूलक समाज की स्थापना करने का है। तो इसी के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को भाग 4 में भारत के संविधान में लाया गया। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत है और मौलिक अधिकार, दोनों में एक अंतर है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। और आपको मालूम है कि आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रिट पिटीशन का उल्लेख है। लेकिन अगर जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भाग 4 में जो बताए गए हैं, धारा 36 से लेकर के 51 तक, तो अगर उसका उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है। तो ये अंतर है। लेकिन धीरे धीरे ये अंतर भी कम हो गया है। उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे अंतर हुआ है। और जुडिशियल एक्टिविज्म माने न्यायिक सक्रियता के कारण से बहुत सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में तत्व थे, एलिमेंट्स थे, उसको राइट्स में बदल दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अनेक प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो एक जो वर्गीकरण है वो ये है कि यदि आप धारा 36 से लेकर के 51 तक को देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, तत्व मिलेंगे। और पहला यह है कि ऐसे नीति निर्देशक धाराएं जो हमारे राज्य की आदर्श या हमारे राज्य के प्रकृति के बारे में उल्लेख करता है कि द नेचर डायरेक्टिव्स इन द नेचर ऑफ द आइडियल ऑफ ए स्टेट,
कि हमारे देश का आइडियल क्या होगा, आदर्श क्या होगा, किस आधार पर हमारे शासन सत्ता चलाए जाएंगे। दूसरा, विभिन्न राज्य सरकारें किस प्रकार से अपने पॉलिसी, अपने नीति को एडॉप्ट करेंगी, अख्तियार करेंगी। और तीसरा, ऐसे अधिकार नागरिकों के जो नॉन जस्टिसिएबल हैं, मतलब जिसको कि आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो अधिकार हैं वो नागरिकों को मिले हुए हैं। तो ये 3 प्रकार का वर्गीकरण मैंने अभी लिखा है। द आइडियल ऑफ स्टेट, शेपिंग ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स ऑफ सिटीजन। दोस्तों, एक दूसरे प्रकार का वर्गीकरण भी विद्वानों के द्वारा किया गया है, और वो वर्गीकरण क्या है? पहला सोशलिस्ट, समाजवादी दृष्टिकोण। दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल्स के आधार पर जो निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। और तीसरा लिबरल प्रिंसिपल्स, उदारवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के बनाए गए हैं। तो ये 3 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है, और इसी के आधार पर जैसे कि आपको धारा 38 में, जैसे कि डायरेक्टिव आइडियल्स ऑफ स्टेट क्या होगा, तो राज्य का जो आदर्श होगा, राज्य भविष्य में जो शासन चलाए जाएंगे उसका मूल सिद्धांत क्या होगा। तो पहला जो जिसका व्याख्या धारा 38 में है, और ये 38 क्या कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर permitted by social, economic and political justice, to minimize inequality in income, status, facilities and opportunities amongst individuals and groups। तो इसका मकसद यह है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हासिल हो सके, एक वेलफेयर, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, जहां पर कि असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। असमानता, इनइक्वालिटी, इनकम, आमदनी में जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। स्टेटस, समाज में जो स्टेटस, जो विभिन्न गैर बराबरी का जो पोजीशन है विभिन्न वर्गों के बीच में, उसमें कम करने का प्रयास किया जाएगा। और सभी को अधिकतम अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे, मतलब अवसर दिए जाएंगे। ये आइडियल है हमारे देश के संविधान का, और इसका व्याख्या आप प्रियम्बुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राकथन में भी देखते हैं, जहां पर कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस की बात की जाती है। आप अगर ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के साथ साथ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात हमारा प्रियम्बुल कहता है। और ये प्रियम्बुल जो है वो भारत के संविधान का फिलॉसफी है, दर्शन है कि आखिर भारत के संविधान क्या चाहता है यहाँ के शासन चलाने वाले नेताओं और अधिकारियों से, वो किस तरह के राज्य की स्थापना करना चाहता है। और उसका जो पूरा फिलॉसफी है वो कहाँ है? प्राकथन में। और ये जो प्राकथन है, प्रियम्बुल, वो कहाँ से लिया गया है? जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पेश किया था, जिसका अनुमोदन 22 दिसंबर 1946 को किया गया, तो उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से बाद में प्रियम्बुल लिया गया है। उसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कही गई है, और इसी चीज को, इसी सिद्धांत को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स धारा 38(1) और 38(2) के द्वारा उसकी व्याख्या करती है। इसी तरह से धारा 43 आप देखेंगे तो उसमें क्या बताया गया है? द स्टेट शैल endeavor to secure just and human condition of work
ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। सभी मजदूरों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर के साथ साथ एक बेहतर काम करने का बेहतर वातावरण और बेहतर मजदूरी प्राप्त करने की दिशा में राज्य कदम उठाएगा। और राज्य ने क्या क्या कदम उठाया उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। और इसी तरह से धारा 47 में 47 में यह कहा गया कि द स्टेट शैल इंडिवावर टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। जो जनता के स्वास्थ्य हैं उस पर उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। हमारा जो पौष्टिक आहार है, न्यूट्रिशन जो लेवल है उसको ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और उसी तरह से धारा 39B और C, इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो इसमें जो है दो बातें हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ माने धन का संग्रहण कुछ ही लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, और जो मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे कि लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, तो ये सारे मशीनरीज हैं, दीज आर द मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, उत्पादन के साधन। तो दोस्तों ये जो उत्पादन के साधन हैं उस पर कुछ खास लोगों का ही नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे देश का जो संविधान है वो एक समता मूलक संविधान समाज की स्थापना करना चाहता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक नागरिक को इतना ज़्यादा धन होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से गुजार सके। तो असमानता में कमी करने का लक्ष्य धारा 39 के द्वारा निर्धारित किया गया है। और इसी तरह से धारा 51 में क्या कहा गया है कि स्टेट शैल इंडिवावर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड एमिटी। जो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है, जो मैत्री है, उसको स्थापित करने का राज्य प्रयास करेगा। तो ये तो जो मुख्य मुख्य जो आइडियल हैं, इन जो आदर्श हैं, उसकी व्याख्या इन सब धाराओं के द्वारा की जाती है कि हमारे देश के जो आदर्श होंगे, जो नेचर होगा, जो शासन का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में व्याख्या करता है। दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो क्या है, शेपिंग ऑफ स्टेट पॉलिसी। और दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत यह निर्देश देता है तत्कालीन सरकार को कि उसका जो पॉलिसी हो वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, पहला धारा 44 के द्वारा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बना हुआ है, 1973 में बना, CRPC। सिविल प्रोसीजर कोड भी हमारे देश में है। तो CRPC में क्या है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, सबके लिए अगर कोई क्राइम करता है तो सबके लिए एक ही कानून बना हुआ है। लेकिन जो कॉमन सिविल कोड है वो हमारे देश में नहीं है। मुसलमानों के लिए सिविल मामले अलग हैं, हिंदुओं के लिए तो कानून बना दिया गया है। आप लोगों को मालूम ही होगा 1955 को और 1954 के कानून के द्वारा मैरिज, हिंदुओं के मैरिज, डाइवोर्स, तलाक
वगैरह के बारे या इनहेरिटेंस, इसके बारे में कानून बनाए गए हैं, महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जैसे मुसलमानों में उनका जो सिविल मामला है वो शरिया से निर्धारित होता है। तो यहां पर जो नीति निर्देशक सिद्धांत की धारा 44 है वो क्या कहता है कि राज्य कॉमन सिविल कोड बनाएगा, माने ऐसा सिविल कोड जो सभी धर्मावलंबियों पर एक जैसा हो, एक जैसा लागू हो। हालांकि अभी तक ये कानून इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है। दूसरा, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, आर्टिकल 45, माने सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था 14 साल के बच्चों तक के लिए किया जाएगा, यह आर्टिकल 45 में बताया गया है। और इसके बाद धारा 47 में पूरी तरह से प्रोहिबिशन किया गया है, मतलब जो अल्कोहल ड्रिंकिंग है या शराब का सेवन उस पर मनाही किया गया है। धारा 43 में कॉटेज इंडस्ट्री माने कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। उसी तरह से जो जानवरों के स्लॉटर माने बलि करने, इसका कि उपयोग खेती में किया जाता है, उससे मना किया गया है धारा 48 में। हाँ, धारा 48 में। और उसी तरह से कृषि को और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, उसको आधुनिक स्तर पर उसको बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करने, उसको सुधार करने की बात कही गई है धारा 48 में। धारा 40 में ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत और सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है। ये सभी जो धाराएं हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल से प्रभावित हैं। और इसी तरह से धारा 46 में वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की बात कही गई है। इसके अलावा धारा 48A में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और फॉरेस्ट मतलब वन को सुरक्षित करने का निर्देश जारी किया गया है। और उसी तरह से धारा 47B में 43B में स्वयंसेवी संस्थाओं के निर्माण करने, उनके प्रमोशन करने, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने, उनका ठीक ढंग से मैनेजमेंट करने की बात धारा 43B में कही गई है। तो ये सारे जो निर्देश हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहता है कि जो आने वाली जो सरकार है उसको क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये धारा 50 में कही गई है कि जुडिशरी माने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। इसके अलावा जो तीसरा जो वर्गीकरण है वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल राइट ऑफ सिटीजन, जो नागरिकों के जो गैर न्यायिक अधिकार हैं वो क्या क्या हैं, जिसकी व्याख्या 39A में किया गया है। इसका मतलब है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन के उचित साधन का अधिकार, पुरुष और महिलाओं के लिए बराबर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, माने देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, ये आर्टिकल 39D में ये लिखा गया है। उसके बाद में 39F में बच्चों को और महिलाओं को किसी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन, शोषण रोकने, उनको बेहतर जिंदगी जीने और उनके स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। इसके अलावा धारा 41 में राइट टू वर्क, काम के अधिकार की भी व्याख्या की गई है। और इसी तरह से धारा 42 में राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व वांट, इसकी व्याख्या की गई। राइट टू ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ और ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, इसकी व्याख्या 42 में, धारा 42 में।
और इसके अलावा राइट टू लिविंग वेज एंड कंडीशन ऑफ वर्क इंश्योरिंग डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर, इसकी व्याख्या धारा 43 में है। और इसके बाद राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, धारा 45 में इसकी व्याख्या की गई है। तो ये सारे अधिकार दिए गए हैं जो कि गैर न्यायिक हैं। अब इसमें जैसे कि धारा 45 है तो उसको तो अभी आपने देखा होगा कि राइट टू एजुकेशन बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया 21 धारा 21A में। तो दोस्तों ये सारे जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसका कि हमने वर्गीकरण किया, इसको आप 3 प्रकार से और वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ ऐसे नीति निर्देशक हैं जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, कुछ ऐसे जैसे कि आर्टिकल 38 के बारे में अभी मैंने बताया, 39B और C के बारे में बताया। तो ये जो आर्टिकल हैं वो पूरी तरह से समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित हैं। इसके बाद जो गांधीयन प्रिंसिपल है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को आधुनिक ढंग से संगठित करना, ये सब गांधीयन प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। और जैसे कॉमन सिविल कोड हुआ वो क्या है, लिबरल प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं, जो उदारवादी विचारधारा जो पश्चिमी देश के विचारधारा हैं पूंजीवादियों का। तो दोस्तों इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। अब जो हमारा जो मुख्य जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि हाउ फार द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हाउ फार द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैं आपको 1-2 बातों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि न्यायिक सक्रियता के कारण हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो अधिकार हैं वो हमारे भारतीय नागरिकों को मिल गया है। वो कौन कौन से अधिकार हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धारा 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार, जो आपने देखा होगा कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। उसी के तहत में धारा 21 को ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको काफी एलेबोरेट कर दिया है। और उसके तहत में उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ जो है उसमें राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, राइट टू रीजनेबल रेसिडेंस, राइट टू फूड, क्लॉथिंग, डिसेंट इन्वायरमेंट and even protection of cultural heritage, right of every child to a full development, right of resident of hilly areas to access to road, right to education। जो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में उन्होंने जो निर्णय दिया उसी के तहत में बाद में भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन को मूल अधिकार घोषित किया 86वें संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों ये बहुत सारे अधिकार, जैसे प्रोवाइडिंग हाइजीनिक कंडीशन इन ए स्लॉटर हाउस, प्रोवाइडिंग ह्यूमन कंडीशन इन प्रिजन, इंप्रूवमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, elimination of water and air pollution, maintenance and improvement of public health, बहुत सारे अधिकार जो है वो राइट टू लाइफ के ही उन्होंने कहा कि इन सब विभिन्न केसों में उनके द्वारा व्याख्या किया गया और बताया गया कि ये सारे जो अधिकार हैं वो सब अधिकार राइट टू लाइफ के कोरोलरी हैं, हमने सहायक हैं। इनके बिना राइट टू लाइफ मतलब जीवन का अधिकार की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो अब जो मौलिक अधिकार है वो काफ़ी व्यापक हो गया है। जैसे कि एक अधिकार उन्होंने ये कहा कि जब किसी व्यक्ति को या किसी आरोपी को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने की स्थिति में उसके साथ में क्या क्या सलूक किया जाना चाहिए। उसको एक अच्छे वकील रखने के अधिकार है,
गिरफ्तार करने का आधार बताया जाए, हथकड़ी नहीं लगाया जाए। अगर दुर्दांत बदमाश को हथकड़ी लगाया जाता है तो उसका कारण जो है ना रोजनामचा में, डेली डायरी में लिखा जाए। तो ये सारे उपबंध और सारे नियम कानून पुलिस पर भी लागू किए हैं कि आप किसी को बेवजह गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, एक और बात उन्होंने कहा कि जब तक आपको युक्त प्रमाण या प्रूफ नहीं मिले, सबूत नहीं मिले, तब तक किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं किया अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें, जो बहुत सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब मैं ये बताऊंगा कि भारत के विभिन्न सरकारों के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट, क्रियान्वयन करने के क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि धारा 39B में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट शुड सिक्योर दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। अब इसी के तहत में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन हैं, उस पर कुछ खास लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों का होना चाहिए, जो मैं अभी आपको बताया है। तो इसी के तहत में आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम 1951 में 1951। लैंड जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो इसके तहत में सरकार ने जमींदारी उन्मूलन किया और करीब 20 मिलियन हेक्टेयर जमीन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, इन लोगों को जमीन बांटे। जमींदारी उन्मूलन के तहत में उन्होंने सीलिंग एक्ट भी लगाया कि एक व्यक्ति जिसमें कि 5 सदस्य होंगे एक परिवार में, उसको 18 एकड़ सिंचित भूमि रखने का अधिकार होगा। उससे ज्यादा अगर होगा तो उसको बांट दिया जाएगा, सरप्लस घोषित कर दिया जाएगा। अगर असंचित भूमि है तो उसकी सीमा 25 एकड़ निर्धारित किया गया। लेकिन दोस्तों, विभिन्न राज्यों ने, ये मैं जो आपको आंकड़ा दे रहा हूं बिहार का दे रहा हूं, विभिन्न राज्यों ने अलग अलग ढंग से सीलिंग एक्ट बनाया हुआ है और उसके तहत में जो सरप्लस भूमि है, लैंड है, वो गरीब किसानों, मजदूरों में बांटा गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, जो मैं पहले बता चुका हूं कि 3 प्रकार के लैंड पॉलिसी अंग्रेजों ने अख्तियार किया था। वो क्या था? अस्थाई बंदोबस्त बंगाल सूबा में, रैयतवारी सिस्टम बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में, और महलवारी सिस्टम अवध, आगरा और पंजाब सूबा में। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद में ये सारे सिस्टम भारत सरकार ने खत्म कर दिया और ऑनरशिप टू द ऑफ द लैंड टू द टीलर्स, जो जमीन जोतने वाला है, जो जमीन जोतता है, जो किसान जमीन जोतता है, उसी को जमीन मिलेगा, बिचौलिए को नहीं मिलेगा। तो सारे अंग्रेजों के द्वारा जो इंटरमीडिएरीज क्लास की स्थापना की गई थी, बिचौलिया क्लास की, मध्य, उसको समाप्त कर दिया गया। कि हर एक राज्य ने सीलिंग एक्ट के लिए अलग अलग कानून बनाया हुआ है। अभी मुझे ये जानकारी नहीं है कि तमिलनाडु सरकार ने सीलिंग में कितने एकड़ तक एक परिवार को अलाउ किया हुआ। मैं जो अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया हूँ वो बिहार प्रांत का दिया हूँ, जिसके बारे में मैंने पूरा स्टडी किया था आज से 3 साल पहले। तो उसमें ये बताया गया, और कमोबेश सभी राज्यों में ऐसा ही है, भले ही 2-4 एकड़ का डिफरेंस हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 18 जो सिंचित भूमि है, सिंचित भूमि मतलब क्या होता है? मतलब जहां पर कि कैनाल जा रही है, नहर जा रही है, या जहां पर
सरकार के द्वारा ट्यूबवेल गाड़े गए हैं उसको सिंचित भूमि माना गया है। ये ध्यान रखिए, सिंचित भूमि की परिभाषा भी उस कानून में दे दिया गया है कि व्हाट लैंड विल बी कॉल्ड इरिगेटेड लैंड। अगर कोई जमीन तालाब, नेचुरल तालाब के पास में है तो उसको सिंचित भूमि नहीं माना गया है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। या कोई नदी के किनारे जमीन है तो उसको नहीं माना गया है। उसी जमीन को सिंचित भूमि माना गया है जहां से नहर जा रही है, और नहर में तो गवर्नमेंट के पैसे लगे हैं। जहां पर सरकार ने ट्यूबवेल गाड़े हुए हैं। अभी आप देखेंगे कि आजादी के समय में मात्र 1% इरिगेटेड लैंड था जो ट्यूबवेल से इरिगेशन होता, सिंचित भूमि होता था। अभी कितना हो रहा है? 64%, 64%। वाई? बिकॉज दो बातें हैं उसमें। एक तो जो है ना ग्राउंड वाटर के अवेलेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल डगिंग ऑफ कैनाल्स। आजादी के शुरुआत के समय में हमने क्या देखा? बहुत सारे कैनाल जो है ना भारत सरकार ने बनाए विभिन्न प्रांतों में। तो उसका फायदा शुरू में तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ? उससे ग्राउंड वाटर का टेबल बढ़ गया, और अब ट्यूबवेल के माध्यम से आसानी से आप भूमि को सिंचित कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि अगर आप ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचित करते हैं तो वो आप कंट्रोल वे में करते हैं कि आपको कब पानी देना है, कब पानी नहीं देना है, कितना तादाद में देना है, क्वांटिटी में देना है, कितना नहीं देना है, ये आपके हाथ में है। तो इससे फसल जो है ना कि कम से कम जो है वो नुकसान होता है। लेकिन कैनाल में ऐसा नहीं होता है। कैनाल में 2-3 बातें हैं माइनस पॉइंट। पहला, वाटर लॉगिंग की व्यवस्था प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम में हमने देखा, मैंने ज्योग्राफी क्लास में बताया था। दूसरा कि पानी का कंट्रोल किसान के हाथ में नहीं होता है। हो सकता है कि पानी इतना अधिक मात्रा में चला जाए कि फसल पूरा बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए अभी ट्यूबवेल से हमारे देश में इरिगेशन करने का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टोटल 64%। तो आप विभिन्न किताबों में, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए आप अलग से कानून बनाया होगा, उसके लिए आप पढ़ लीजिएगा अलग से। और कोई पॉइंट है किसी का? एनीबॉडी who want to ask me question? दूसरा दोस्तों, जैसे धारा 40 में कही गई कि विलेज पंचायत की व्यवस्था की जाएगी। अब इसके तहत में आपने क्या देखा? भारत सरकार ने क्या किया? धारा 73 में और 74 में संविधान संशोधन किया गया है। उसके तहत में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत को अधिकार संपन्न किए गए हैं। उनको फिनेंशियली बहुत मजबूत करने का प्रयास किया गया है। 74 में संविधान संशोधन के द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मजबूत किया गया फिनेंशियली और प्रशासनिक दृष्टिकोण से। इसके बारे में हमारा डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेलिस्ट खोलिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखिए, बाय अखिलेश झा। तो इसके बारे में फिनांस कॉर्पोरेशन की भी स्थापना की गई है। कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? बहुत सारे जो है आप देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की स्थापना किया गया है। हैंडलूम बोर्ड की स्थापना की गई है। उनको प्रमोट करने की काफी व्यवस्था की गई है। हालांकि यह बात सही है कि जिस तरह से चाइनीज गुड्स या माल धड़ल्ले से हिंदुस्तान में आ रहे हैं और सस्ते माल आ रहे हैं, तो उससे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स है, हमारा जो हैंडलूम है, उस पर विपरीत असर पड़ रहा है। लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती उसमें, क्योंकि मैं पहले के वीडियो में आपको बता चुका हूं WTO कि भारत सरकार जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। तो वो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, लेकिन यहां की आम जनता कर सकती है। वो हिंदुस्तानी माल को खरीदे, स्वदेशी माल को खरीदे, उसको बढ़ावा दे, और विदेशी माल को नहीं खरीदे, तो विदेशी माल हिंदुस्तान आएंगे ही नहीं। इसी तरह से सरकार ने ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की स्थापना किया है, विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना किया, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन,
की स्थापना की गई। तो इस तरह से खादी को प्रमोट करने का प्रयास किया गया जो गांधीयन सिद्धांत पर आधारित है। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, हमें स्वावलंबी बनाना, हम लोग अपने पैरों पर खड़े हों। जैसे कि अभी भारत सरकार कह रही है आत्मनिर्भर भारत, तो जो ये आत्मनिर्भर भारत का जो ख्याल है, जो प्रिंसिपल है, वो कोई नया नहीं है, बल्कि आज़ादी के दिनों से ही हमारे संविधान निर्माताओं, हमारे विभिन्न सरकारों के द्वारा इस पर बल दिया गया है कि हमारा देश स्वावलंबन हो, सेल्फ सफिशिएंट हो। लेकिन ये अलग बात है कि इस दिशा में जो भी हम प्रयास किए हैं वो सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि जब इंटरनेशनल मामला आता है, जब अंतर्राष्ट्रीय मामला आता है, तो हम वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर क्यों पड़ते हैं? दो मामले में कमजोर पड़ते हैं। एक तो हमारे देश के जो अधिकांश नागरिक हैं उनमें कौशल विकास की कमी है, देयर इज ए लैक ऑफ स्किल अपग्रेडेशन। और इसलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार का पूरा प्रयास यह है 2015-16 से कि हर एक नागरिक को कौशल विकास में दक्ष किया जाए, उनका स्किल जो है वो अपग्रेड किया जाए, महिलाओं को, पुरुषों को। आप देखेंगे स्किल अपग्रेडेशन के मामले में चाइना हमसे बहुत आगे है, वहां के महिला और पुरुष बहुत आगे है, तो हम उस पर समकक्ष लाना चाहते हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारे पास पूंजी की कमी है, और जिसके कारण से हमारा माल जो है वो, और जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऑब्सोलीट है। तो हमारा माल जो है ना अंतर्राष्ट्रीय माल से compete नहीं कर पाता है। तो इसके कारण में बहुत सारे कारण हैं। लेबर इफिशियंसी है कि हमारे देश के जो लेबर है, मजदूर क्लास के लोग, वो उतना इफिशियंट नहीं हैं जितना कि विदेश के मजदूर हैं वो। तो ये सारे फैक्टर्स विपरीत दिशा में काम करते हैं, और इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खड़े नहीं उतर पाते। हमारा माल सस्ता नहीं पैदा होता है, जिसके कारण से हमारा सामान विदेशों में उस अनुपात में नहीं बिकता है जिस अनुपात में चाइनीज माल बिकता है। दोस्तों, धारा 45 में क्या कहा गया था कि कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और इसके तहत में विभिन्न राज्य सरकारों ने कानून बनाए। और अब तो धारा 21A के तहत में हर एक बच्चे को, जो 14 साल तक के बच्चे, सबको 21A के तहत शिक्षा का अधिकार दे दिया गया कि दिस इज द फंडामेंटल राइट। और अगर आप देखेंगे कि आज़ादी के समय में जो हमारे जो शैक्षणिक स्थिति थी और अभी जो हमारा जो स्थिति है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अभी हमारे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल काम कर रहे हैं, 18,000 से ज़्यादा कॉलेज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, 476 यूनिवर्सिटी काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर आप पश्चिमी देशों की तुलना करें या चाइना से तुलना करें, तो अभी भी हमें इस दिशा में बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। अमेरिका में तो 96 से लेकर 99% लोग शिक्षित हैं, हमारे यहाँ उसका तादाद 70-72% है। अभी ये मैं 2011 की के डाटा बता रहा हूँ। अभी 2021 में जब पुनः सेंसस होगा तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना प्रगति किया है। लेकिन शैक्षणिक क्षेत्र में हमने बहुत ज़्यादा प्रगति किया है। इसी तरह से आम जनता के हेल्थ को सुधारने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न योजना चलाई हुई है। जैसे आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM जिसको कहते हैं, वो भी बहुत जोर शोर से चलाई गई है। और इसके बाद जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे कि टीबी, मलेरिया, लिप्रोसी, या कॉलरा, ये सारे जो, या पोलियो, जो बहुत सारी जो बीमारियां जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसको नियंत्रित करने में हमारे विभिन्न सरकारों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। आप देखते हो गांव-गांव में आशा वर्कर जो है कार्यरत हैं, और उनके द्वारा आम जनता को, महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है।
उन्हें शिक्षित या प्रशिक्षित किया जाता है। तो इस तरह से हमने बहुत हद तक एड्स पर कंट्रोल कर लिया है। बहुत हद तक जो बहुत सारी बीमारियां, जैसे कैंसर के लिए बहुत सारे संस्थान हमारे देश में कार्यरत हैं और उसको रोकथाम में लगे हुए हैं। मेंटल डिसऑर्डर को रोकने के लिए बहुत सारे जगह हिंदुस्तान में मेंटल हॉस्पिटल खोले गए हैं। हालांकि उसकी तादाद अभी भी कम है। जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है तो वहाँ पर हिंदुस्तान में उतना ज़्यादा प्रगति अभी भी नहीं हुआ है जितना कि पश्चिमी देशों में हुआ है, क्योंकि अभी जो फिजिकल हेल्थ है उसी से हिंदुस्तान जूझ रहा है। अभी भी मुझे कहने में ये कोई उज्र नहीं है कि लगभग 40 से 45% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया के शिकार हैं, और इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उनको बेहतर पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराई जा रही है। अभी आपने मिड डे मील देखा, जिसमें कि भारत में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, बेहतर आहार की सुविधा दी जा रही है, जिससे कि एक तो उन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है और दूसरा जो ड्रॉप आउट की संख्या जो है, जो परसेंटेज था, जैसे आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट होता है वो आदिवासियों में होता है, लगभग 65%। उसको भी कम करने में हमने सफलता पाई है। खास करके जो रेसिडेंशियल, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रेसिडेंशियल हॉस्टल बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, और जो मिड डे मील की जो व्यवस्था की गई है, जिसके कारण से ड्रॉप आउट की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जो हमारे लिए सुखद है। इसी तरह से धारा 47 में टोटल प्रोहिबिशन, मतलब शराबबंदी की बात कही गई है। ये गांधीयन सिद्धांत से प्रेरित है, और इसके तहत में आपने देखा होगा गुजरात में पूरी तरह से पाबंदी है, बिहार सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी किया हुआ है, और इसके तहत में बिहार सरकार को लगभग 6000 करोड़ सालाना राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन महिलाएं खुश हैं, और जिसके कारण से अभी उसी एक आधार पर महिलाओं के खुश होने का नीतीश कुमार, जो अन्य फ्रंट पर उतने सफल नहीं हुए थे, इस शराबबंदी के कारण से महिलाओं ने एकजुट होकर के उन्हें वोट दिया, जो चुनावी विश्लेषकों का कहना है, और इसी कारण से वो तीसरी बार पुनः सत्ता में स्थापित हो, चौथी बार सत्ता में स्थापित हो पाए। तो दोस्तों, इसी तरह से धारा 50 में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में अंतर करने के लिए निर्देश दिया गया है, और इसके तहत में हम क्या देखते हैं, 1973 में नया सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारत सरकार द्वारा लाया गया, और जिसके तहत में तहसील स्तर तक जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया। पहले आपको मालूम होगा कि कलेक्टर के पास में जुडिशियरी का भी अधिकार था, जुडिशियल पावर भी था 1973 से पहले, लेकिन अब जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से पूरी तरह से अलग कर दिया गया। तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका। हेलो, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेचर माने विधायिका। सज्जाद हुसैन बोल रहे हैं, सरफराज। अच्छा, ठीक है। और किसी को कोई पॉइंट हो? एनीबॉडी? एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो भाग 4 में हैं, इसके अलावा संविधान के अन्य भाग में भी कुछ अन्य निर्देश दिए गए हैं। वो 4 जो निर्देश हैं वो भी मैं बता देना चाहता हूं आपको। धारा 350 में ये बताया गया है कि राज्य जो है वो मातृभाषा में, मदर टंग में बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। धारा 350A। 351 में ये बताया गया कि हिंदी लैंग्वेज को, माने हिंदी भाषा को प्रमोट करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। तीसरा, 335 में बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को नौकरी में, अपॉइंटमेंट में, सरकारी नौकरी में तवज्जो दी जाएगी, लेकिन मेरिट का, सब्जेक्ट टू द कंसिडरेशन ऑफ मेरिट,
सब्जेक्ट टू द कंसिडरेशन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ इफिशियंसी, माने जो शासन की जो दक्षता है उस पर बिना प्रतिकूल असर होते हुए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबरों को नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।